स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी द नाइन्थ डिसाइपल नोज हाउ दिस एंड्स जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 57। मेइलिन का पहाड़ आग के 30 साल बाद मेइलिन पूरी तरह से एक अलग पहाड़ के किनारे खड़ी थी और एक ऐसे गांव से उठ रहे धुएं को देख रही थी जो गठबंधन के संस्थापक के इतिहासकार वेन शू के सावधान दशकों तक फैले खाते में एक बार भी नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि यह खतरा उनके पिता की पीढ़ी द्वारा सामना की गई हर चीज के विपरीत पूरी तरह से उनके अपने हिस्से का था। उनकी सेकंड इन कमांड ने रिपोर्ट दी, जो जो येन नाम का एक युवा इनर डिसाइप था जिसने पिछले 3 वर्षों से मेइलिन के तहत प्रशिक्षण लिया था और अपने सावधान चौकस आचरण में उस पीढ़ी की एक गूंज को वहन करता था जो किसी ऐसे गठबंधन के अंदर बड़ी हुई थी जिसे पहले ही बनाया जा चुका था, न कि किसी ऐसे गठबंधन के लिए जो अभी भी लड़ा जा रहा था। डाकू शुरुआती लोगों के विवरण से 9 सरपेंट्स के अवशेष होने के लिए पर्याप्त संगठित नहीं है, बस अवसरवादी है, एक सीमावर्ती प्रांत का फायदा उठा रहे हैं जिससे गठबंधन का ध्यान हट गया है। मेइलिन ने उसी सावधान मापे हुए ध्यान के साथ रिपोर्ट को आत्मसात किया जिसे उन्होंने 1 दशक तक खुद लिन फैंग को देखकर सीखा था। किसी असंभव पहले संकट का सामना करने वाले किसी व्यक्ति की निराशाजनक तात्कालिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का अभ्यास किया गया जानबूझकर निर्णय जो संस्थापक पीढ़ी के सबसे कठिन पाठों के संचित ज्ञान को ईमानदारी से विरासत में ले चुका था। नीचे के गांव से उठ रहे धुएं का अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा, मेरे दादा मुझे बताया करते थे कि इस गठबंधन का सबसे कठिन काम कभी भी कोई एक निर्णायक युद्ध नहीं था। ये सुनिश्चित करने की चल रही बिना चमक दमक वाली सतर्कता थी कि शांति इतनी आत्मसंतोषी न हो जाए कि इस तरह के अंतरालों को अनसुलझा छोड़ दे। उन्होंने जो येन की ओर देखा, एक ऐसे पाठ के विशिष्ट पीढ़ीगत वजन को महसूस किया जिसे वो अब केवल प्राप्त करने के बजाय आगे ले जा रही थी। मुझे लगता है कि हमने ठीक उसी प्रकार के अंतराल को खोज लिया है जिसके बारे में उन्होंने चेतावनी दी थी। वे उसी सावधान समन्वित अनुशासन के साथ गांव की ओर बढ़े जिसने अब 3 दशकों से संकट के प्रति गठबंधन के दृष्टिकोण को परिभाषित किया था। किसी युद्ध के शुरुआती वर्षों की तात्कालिक निराशाजनक रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी की अभ्यास की गई संस्थागत क्षमता जिसे जानबूझकर उन सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया गया था जिन्होंने उनके माता पिता को उनके द्वारा सामना किए गए किसी भी पिछले परीक्षण के माध्यम से पार किया था। मेइलिन का छोटा प्रतिक्रिया बल जब अंततः उनसे उलझा तो डाकू गु यान के समन्वित अभियानों की तुलना में काफी कम खतरनाक साबित हुए। बिखरे हुए अवसरवादी उस रोगी गणना की गई सटीकता की कमी वाले जिसने युद्ध के मूल दुश्मन को वास्तव में दुर्जेय बना दिया था। लेकिन मेइलिन ने खुद को संघर्ष को सामने आते हुए देखते हुए किसी भी साधारण मुकाबले की कठिनाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी साधारण मुकाबले की कठिनाई की तुलना में किसी अन्य प्रकार की बेचैनी को उलट पुलट करते हुए पाया। तत्काल संकट के समाधान हो जाने के बाद और गांव के डरे हुए निवासी हमले के दौरान जहां शरण लिए थे वहां से सावधानी से उभरना शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा, यह नहीं होना चाहिए था, इसलिए नहीं कि इस आकार के क्षेत्र में डाकू दुर्लभ है, क्योंकि इस तरह के हमले को सफल होने से रोकने के लिए इस गांव के पास पर्याप्त गठबंधन गश्त कवरेज होनी चाहिए थी। इस टेरिटरी को जिस कवरेज की आवश्यकता है उसे हम वास्तव में कितनी अच्छी तरह से बनाए रख रहे हैं, इसमें कुछ बदल गया है। वो शाम को अपनी चिंताओं को चेन शू के पास ले आए और उन्हें, जैसा कि वह वास्तविक अनिश्चितता के समय अक्सर करती थी, उसी मामूली अध्ययन में पाया जिस पर उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक कब्जा किया था, जो कुछ भी नहीं से निर्माण करने में मदद करने वाले गठबंधन के संचित रिकॉर्ड से घिरे हुए थे। अपने पूर्ण आकलन को सामने रखने के बाद उन्होंने कहा, आप आत्मसंतोष के बारे में चिंतित हैं। वही चीज जिसके बारे में एल्डर फैंग ने इतने साल पहले आपके पिता की पीढ़ी के मेंग शियू के नेटवर्क का सामना करने से पहले चेतावनी दी थी। मेइलिन ने कहा, मुझे लगता है कि यह उससे भी बदतर है। मुझे लगता है कि हमने ऐसे संस्थानों का निर्माण किया है जो इतने सक्षम हैं कि व्यक्तिगत सतर्कता चुपचाप किसी और की मान ली गई जिम्मेदारी बन गई है। इस सीमावर्ती प्रांत के कवरेज अंतराल के बारे में मैंने जिस भी गठबंधन प्रशासक से बात की है वो एक अलग विभाग, एक अलग बजट आवंटन, एक अलग पीढ़ी की मानी गई निगरानी की ओर इशारा करता है। वास्तव में किसी के पास भी अंतराल का स्वामित्व नहीं है। ये सिर्फ हुआ धीरे धीरे क्योंकि हर कोई मानता था कि कोई और इसे देख रहा था। अब बूढ़े हो चुके चेन शू, जिनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे लेकिन दशकों से उनकी सावधान आकलन करने वाली ध्यान कम नहीं हुई थी, ने उनकी चिंताजनक रिपोर्ट के वजन के साथ अचूक रूप से वास्तविक गर्व को वहन करने वाली किसी चीज के साथ उनका अध्ययन किया। उन्होंने कहा, ये ठीक वही खतरा है जिसका मतलब एल्डर फैंग का था। इतने साल पहले कोई एक निर्णायक खतरा नहीं, एक बार हराया गया और समाप्त हो गया।
सतर्कता का धीमा संचित क्षरण जो तब होता है जब संस्थान इतने बड़े हो जाते हैं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी आरामदायक धारणा में विसरित हो जाती है। उन्होंने एक अलग पहाड़ पर उसकी उम्र में उसके पिता को पेश किए जाने वाले उसी ईमानदार प्रत्यक्षता के साथ उसकी आंखों से मुलाकात की। मेई लिन, मुझे लगता है कि आपने सीमा झड़प की तुलना में काफी अधिक महत्वपूर्ण चीज की खोज की है। मुझे लगता है कि आपने वास्तविक चल रहे काम की खोज कर ली है जिसे इस गठबंधन की अगली पीढ़ी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, यदि यह अपनी ही सफलता से बचना है। उन्होंने पूछा, मैं इसके साथ क्या करूं? इस प्रकार की संस्थागत पीढ़ीगत चुनौती के बारे में 3 दशकों के कठिनाई से अर्जित अनुभव से सब कुछ आकर्षित करते हुए चेन शू ने प्रश्न पर सावधानी से विचार किया। अंततः उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल वही करती हैं जो मेरी पीढ़ी ने किया था, जब हमने ऐसी समस्याओं को पाया जिन्हें किसी और ने पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया था। आप किसी और के अधिकार के यह इंतजार करने के बजाय कि आपने जिसकी पहचान की है उसे ठीक किया जाए, खुद इसका स्वामित्व लेती हैं, ईमानदारी से और सीधे तौर पर। उन्होंने वास्तविक बसे हुए आत्मविश्वास के साथ उसका अध्ययन किया। मुझे लगता है कि इस गठबंधन को आपकी पीढ़ी के किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी पीढ़ी ने 3 दशकों तक ले जाना सीखने में बिताए गए ठीक उसी प्रकार की सतर्क, रोगी जिम्मेदारी को संभाले। मुझे लगता है आज आपको देखकर कि आप उस काम को शुरू करने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हो सकती है। मेंग शियू ने एक युवा नेता के रूप में पहली बार एक ऐसी जिम्मेदारी के पूर्ण आकार को पहचानते हुए, जिसे उसने पूरी तरह से नहीं समझा था कि वह ले जाने के लिए तैयार थी, विशिष्ट भारित स्पष्टता के साथ इसे आत्मसात किया। अंततः उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कोशिश करना चाहूंगी, इसलिए नहीं कि कहानी मुझसे इसकी मांग करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में करने के लिए सही चीज है, उसी तरह जैसे आपने हमेशा मुझसे कहा था कि इस गठबंधन ने कभी भी जो भी वास्तविक विकल्प बनाया है वह ठीक उसी सरल, ईमानदार तर्क के साथ शुरू हुआ था। चेन शू ने 3 दशक पहले खुद को पहली बार एक जलते हुए पहाड़ पर एक अजनबी के शरीर में सीखने के बाद से एक पाठ को वास्तव में जड़ लेते हुए देखने की विशिष्ट बसी हुई संतुष्टि को महसूस किया, जो अब असंभव रूप से दूर और स्थायी रूप से मौलिक रूप से करीब महसूस हुआ। 3 दशकों के असंभव विकल्पों के माध्यम से अनगिनत बार बोले गए शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए उन्होंने कहा, तो चलिए इसे ठीक से बनाते हैं, इसकी जो भी कीमत हो। मुझे लगता है कि इस गठबंधन का अगला अध्याय आपके द्वारा आज दिखाई गई सतर्कता के प्रकार से संबंधित है, और जब तक आपको मेरी आवश्यकता है तब तक इसे बनाने में आपकी मदद करने पर मुझे गर्व होगा। अध्याय 58 वॉचर्स सर्कल। द वॉचर्स सर्कल। 3 महीने बाद मेई लिन द्वारा पूर्ण गठबंधन परिषद के सामने लाया गया प्रस्ताव एक ऐसी औपचारिकता को वहन करता था जिसकी युद्ध के शुरुआती निराशाजनक वर्षों में उनके पिता की पीढ़ी को शायद ही कभी आवश्यकता पड़ी थी। आत्म तबाही के लिए कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक विचारशील संरचनात्मक सुधार जिसका उद्देश्य ठीक उसी प्रकार के शांत संचित अंतराल को रोकना था जिसे उनकी सीमावर्ती प्रांत की खोज ने प्रकट किया था। एकत्रित परिषद के सामने प्रस्ताव की पूरी संरचना को सामने रखते हुए उन्होंने समझाया, मैं इसे वॉचर्स सर्कल, द वॉचर्स सर्कल कह रही हूं। इस परिषद के वरिष्ठ सदस्यों में उनके अपने पिता भी शामिल थे, जो अब भूरे बालों वाले और एक ऐसे व्यक्ति के बसे हुए अधिकार को वहन कर रहे थे जिसने उस संस्था को मदद करने में 3 दशक बिताए थे जिसकी वह अब मदद कर रहे थे। गठबंधन के प्रतिनिधियों का एक घूमने वाला निकाय, जो हर सदस्य क्षेत्र और वर्तमान में गठबंधन सेवा में सक्रिय हर पीढ़ी से लिया गया है, जिसे विशेष रूप से ठीक उसी प्रकार के अंतराल की पहचान करने का काम सौंपा गया है जिन्हें व्यक्तिगत विभाग और आरामदायक संस्थागत धारणा बिना किसी समाधान के संचित होने देते हैं। एल्डर फैंग के उत्तराधिकारी ने अवलोकन किया, एक सावधान व्यवस्थित महिला जिसका नाम लियू वे था, जिसने 1 दशक पहले रक्षा परिषद का नेतृत्व विरासत में लिया था और जिसने मेई लिन के प्रस्ताव का उसी आलोचनात्मक पेशेवर ध्यान के साथ अध्ययन किया था जो उसके पूर्ववर्ती ने एक बार हर महत्वपूर्ण गठबंधन निर्णय को दिया था। आप शासन की एक पूरी तरह से नई परत का प्रस्ताव कर रही है। क्या गारंटी देता है कि यह नई परत केवल एक और आरामदायक संस्था नहीं बन जाती है, जो अंततः ठीक उसी प्रकार की आत्मसंतोष को संचित करती है जिसे आप संबोधित करने का प्रस्ताव कर रही है? मेई लिन ने चुनौती का सीधे सामना किया, अपने पिता और लिन फैंग के रोगी मार्गदर्शन दोनों के तहत वर्षों के सावधान अध्ययन से यह समझा कि वास्तविक संस्थागत प्रस्तावों को वास्तव में किस प्रकार की ईमानदार जांच का अधिकार था। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्था उस प्रकार के भटकाव से स्थायी रूप से प्रतिरोधी है जिसने इस विशिष्ट अंतराल को पैदा किया था। मैं जो प्रस्ताव कर रही हूं वो कोई स्थायी समाधान नहीं है। यह एक जानबूझकर चल रहा अभ्यास है, संरचना में ही निर्मित रोटेशन,
ताकि कोई भी एकल समूह इस जिम्मेदारी को कभी भी इसके साथ सहज होने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक न रखे। एक औपचारिक आवश्यकता के साथ संयुक्त की हर खोज, चाहे वह वास्तविक अंतराल को प्रकट करती हो या बस पर्याप्त कवरेज की पुष्टि करती हो, आंतरिक प्रशासनिक सुधार में चुपचाप अवशोषित होने के बजाय सार्वजनिक रूप से पूर्ण गठबंधन को सूचित की जाती है। परिषद में अपने लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठ रक्षा समन्वयक की भूमिका में उपस्थित वेई चेन ने अपनी बेटी के प्रस्ताव का एक पिता के विशिष्ट जटिल गर्व के साथ अध्ययन किया, जो अपनी बेटी को ठीक उसी प्रकार की संस्थागत चुनौती को नेविगेट करते हुए देख रहा था जिसका सामना उसकी अपनी पीढ़ी ने एक बार काफी कम संरचनात्मक तैयारी के साथ किया था। परिषद कक्ष में भारी रूप से खींची हुई खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह गंभीर विचार का हकदार है, इसलिए नहीं कि मैं अपनी खुद की बेटी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूं। हालांकि मैं यह नाटक नहीं करूंगा कि वो पक्षपात मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उसने इस बारे में कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण पहचाना है कि संस्थान, उनके संस्थापक सिद्धांत कितने भी अच्छे इरादे वाले क्यों न हो, यदि इसका मुकाबला करने के लिए कोई जानबूझकर संरचना मौजूद नहीं है, तो अंततः ठीक इसी प्रकार की आरामदायक अंधापन को कैसे संचित करते हैं। परिषद की बहस आने वाले हफ्तों में जारी रही। गठबंधन शासन की पूरी तरह से नई परत को लागू करने की व्यवहारिक जटिलता के खिलाफ प्रस्ताव के वास्तविक संस्थागत मूल्य को तौलती रही, और जब मतदान आखिरकार हुआ, तो मेइलिन की निजी तौर पर उम्मीद की तुलना में काफी चौड़े मार्जिन से अपनाने का पक्ष लेते हुए, उसने अपने युवा करियर में पहली बार खुद को किसी ऐसी चीज के निर्माण के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार पाया जिस पर गठबंधन का भविष्य निर्भर करेगा, एक ऐसे तरीके से जो अचूक और विनम्र गूंज को वहन करता था, जो उसके पिता की पीढ़ी ने कभी भी केवल ईमानदार कन्विक्शन और कठिनाई से अर्जित विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं से बनाया था। आने वाले महीनों में एकत्रित वॉचर्स सर्कल के पहले पूर्ण रोटेशन ने गठबंधन क्षेत्र के हर कोने से प्रतिनिधियों को खींचा, जो येन जैसे युवा कल्टीवेटर, संस्थागत स्मृति के दशकों के साथ वरिष्ठ प्रशासकों के साथ, एक ऐसे निर्णय में जिसे मेइलिन समझती थी कि विशेष प्रतीकात्मक वजन है, मेन शियू के अब पूरी तरह से एकीकृत क्षेत्रीय नेटवर्क से एक प्रतिनिधि, ये सुनिश्चित करते हुए कि गठबंधन की मुख्य चिंताओं के लिए एक बार परिधीय माने जाने वाले क्षेत्रों के दृष्टिकोण को आरामदायक, दूर के समावेश के बजाय वास्तविक, संरचनात्मक आवाज प्राप्त हो। सर्कल के पहले एकत्रित निष्कर्षों की वास्तविक, अनरीक्षित प्रशंसा के साथ समीक्षा करते हुए चेन शू ने उससे कहा, आपने मेरी पीढ़ी की अपनी उम्र में प्रबंधित की गई किसी भी चीज की तुलना में काफी अधिक परिष्कृत चीज का निर्माण किया है। इसे आकार लेते हुए देखकर मुझे लगता है कि इतिहासकार वेन शू के खाते को हम दोनों की उम्मीद से काफी पहले पूरी तरह से एक नए अध्याय की आवश्यकता हो सकती है। मेइलिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अधिक परिष्कृत है, हालांकि उनकी प्रशंसा ने उनसे आने पर वास्तविक वजन को वहन किया। मुझे लगता है कि यह केवल उन पाठों पर आधारित है जिन्हें आपकी पीढ़ी ने कठिन तरीके से सीखा था, संकट के माध्यम से खोजे जाने के बजाय जानबूझकर लागू किया गया। मुझे आपके संचित ज्ञान को विरासत में पाने का लाभ मिला था। आपने इसे केवल ईमानदार अंतर्ज्ञान और असंभव परिस्थिति के अलावा कुछ भी नहीं से बनाया था। चेन शू ने कहा, हालांकि मुझे लगता है कि यही मुख्य बिंदु है। मुझे लगता है कि वेन शू के खाते का पूरा उद्देश्य यही था, केवल ये रिकॉर्ड करना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि अगली पीढ़ी ने उन पाठों को इतनी ईमानदारी से विरासत में पाया कि वे उन पर निर्माण कर सके, बजाय इसके कि वे केवल उन्हीं कड़ी गलतियों को दोहराएं, क्योंकि किसी ने भी यह लिखने की जहमत नहीं उठाई थी कि वास्तव में क्या काम किया। वर्षों पहले इसी अकादमी में उसके पहले अनिश्चित सवालों के बाद से उन्होंने जो सावधान, वास्तविक गर्व दिखाया था, उसी के साथ उन्होंने उसका अध्ययन किया। मुझे लगता है कि आपने अभी अभी यह साबित कर दिया है, जिसे मैं कभी भी स्पष्ट करने में कामयाब नहीं हो सका, कि वह ईमानदार लेखा जोखा क्यों मायने रखता है। मेन शियू ने इस पर विचार किया, एक मशाल को केवल डिफ़ॉल्ट रूप से विरासत में पाने के बजाय वास्तविक रूप से जानबूझकर पारित किए जाने के विशेष, बसे हुए वजन को महसूस किया। उसने कहा, मैं उस बात के बारे में सोचती रहती हूँ जो आपने मुझे साल पहले बताई थी, ये कि आपको उम्मीद थी कि मुझे कभी भी आपकी पीढ़ी के सामने आने वाले विकल्पों जितने भारी विकल्पों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये कि आप ईमानदारी से इसका वादा नहीं कर सकते थे। उसने हमेशा उसे दिखाई गई उसी सावधान प्रत्यक्षता के साथ उसकी आंखों से मुलाकात किया। मुझे नहीं लगता कि यह उतना ही भारी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने जिसका भी सामना किया है वह एक जलते हुए पहाड़ या 20,000 सैनिकों के खिलाफ एक समन्वित अभियान या एक ही हिंसक कक्ष में एक आदमी की 30 साल की कन्विक्शन के ढहने की तुलना करता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब समझती हूँ, एक ऐसे तरीके से जिसे मैं एक कड़वी किशोरी के रूप में सावधान सवाल पूछते हुए पूरी तरह से समझ नहीं सकती थी, कि किसी ऐसी चीज की जिम्मेदारी लेने का वास्तव में क्या मतलब है जो सुरक्षा के लायक है।
चेन शू ने ईमानदारी से स्वीकार किया, मुझे लगता है कि आप इसे मेरी तुलना में काफी बेहतर समझती हैं। अपनी उम्र में मुझे इसे निराशाजनक आवश्यकता के माध्यम से सीखना पड़ा, एक समय में एक असंभव विकल्प। आप इसे जानबूझकर चुने हुए जिम्मेदारी के माध्यम से सीख रही हैं, जो मुझे लगता है कि वास्तव में अपने शांत तरीके से कठिन रास्ता हो सकता है, ऐसे वजन को ले जाने का विकल्प चुनना जिसे परिस्थिति ने अभी तक आप पर मजबूर नहीं किया है, केवल इसलिए कि आप स्पष्ट रूप से समझती हैं कि किसी को इसकी आवश्यकता है। गठबंधन के पूरे इतिहास के लगभग हर महत्वपूर्ण मोड़ के गवाह रहे उसी प्रशिक्षण यार्ड के किनारे पर खड़े होकर उस शाम मेई लिन के साथ उनके पिता जुड़ गए। दोनों गठबंधन के लंबे, रोगी अस्तित्व के 3 दशकों में अनगिनत शामों को चिन्हित करने वाली उसी ढलती रोशनी को देख रहे थे। एक पिता के विशेष, कम करके आंके गए गर्माहट के साथ वेई चेन ने साधारण रूप से कहा, मुझे तुम पर गर्व है, जिसने चेन शू को ठीक इसी प्रकार की संवेदनशील ईमानदारी को नेविगेट करते हुए देखने के दशकों में ये सीखा था कि कुछ सबसे सच्ची चीजों को अपने पूर्ण वजन को ले जाने के लिए विस्तृत अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। मेई लिन ने स्वीकार किया, मैं आग के बारे में सोचती रहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये याद है, जाहिर है कि मैं तब पैदा नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने हर खाते को पढ़ा है, हर कहानी को सुना है, हर पाठ का अध्ययन किया है जो आपकी पीढ़ी ने इससे सीखा है, और मुझे लगता है कि मैं अब समझती हूँ कि लिन फैंग ने इतने साल पहले ईमानदार लेखा जोखा पर इतना जोर क्यों दिया था। हमें आभारी बनाने के लिए नहीं, हालांकि मैं हूँ ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम वजन को समझ सकें, ईमानदारी से, बजाय इसके कि एक आरामदायक मिथक को विरासत में पाए जो अंततः ये भूल जाता है कि कुछ सार्थक बनाने में वास्तव में क्या लागत आती है। वेई चेन ने कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है इन पिछले महीनों में आपने जो बनाया है उसे देखकर कि यह गठबंधन कभी कभी इस डर की तुलना में काफी बेहतर हाथों में है कि संस्थान इतने बड़े हो गए कि व्यक्तिगत कन्विक्शन को आवश्यक के बजाय वैकल्पिक महसूस होने लगा। वे प्रकाश के अंत में पूरी तरह से विफल होने पर एक साथ खड़े रहे, पिता और पुत्री, किसी भी एक पीढ़ी की प्रत्यक्ष भागीदारी को पछाड़ने के लिए बनाए गए गठबंधन की विशेष, शांत निरंतरता को चिन्हित करते हुए, एक एकल अंत वाली कहानी नहीं, बल्कि एक चल रही, ईमानदार विरासत, जानबूझकर पारित की गई, एक समय में एक वास्तविक विकल्प, 30 साल पहले गए एक जलते हुए पहाड़ से एक ऐसे भविष्य तक जिसे उनमें से कोई भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन उन दोनों ने एक साथ अच्छी तरह से निर्माण करने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध रहना जारी रखा। अध्याय 59, जो सकल को मिला। वॉचेस सकल का पहला वास्तविक परीक्षण इसके औपचारिक संचालन के 8वें महीने में आया, जब पूर्वी क्षेत्रों में गठबंधन आपूर्ति रसद की एक नियमित समीक्षा कर रहे जो यिन ने एक ऐसी असंगति की पहचान की जिसमें करीब से जांच करने पर उस साधारण प्रशासनिक ओवरसाइट की तुलना में काफी अधिक वजन था जिसे उसने शुरू में खोजने की उम्मीद की थी। अपने वर्षों के प्रशिक्षण द्वारा अपने अंदर बनाए गए उसी सावधान, व्यवस्थित ध्यान के साथ 3 वर्षों के संचित रसद रिकॉर्ड को सामने रखते हुए उसने मेई लिन से रिपोर्ट दी, अनाज की खेप, लगातार, चुपचाप उनके रिकॉर्ड किए गए गंतव्यों से डाइवर्ट किया गया, इतनी कम मात्रा में कि किसी भी एकल खेप की विसंगति ने कभी भी औपचारिक समीक्षा को ट्रिगर नहीं किया, लेकिन 3 वर्षों में इतनी बड़ी मात्रा में जमा हो गई कि मुझे विश्वास नहीं है कि साधारण त्रुटि इसे समझाती है। पूर्ण पैटर्न के खुद को असेंबल करने से पहले ही, ये समझते हुए कि यह किस प्रकार की खोज का प्रतिनिधित्व करता है, मेई लिन ने बढ़ते बेचैनी के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया। उन्होंने धीरे से कहा, कोई गठबंधन के संसाधनों की चोरी कर रहा है, 3 वर्षों से किसी भी व्यक्तिगत समीक्षा को ट्रिगर करने से बचने के लिए काफी सावधानी से। यह अवसरवादी चोरी नहीं है, ये ठीक उसी प्रकार के संस्थागत अंतराल का रोगी, जानबूझकर शोषण है जिसे सकल को पहचानने के लिए बनाया गया था। इसके बाद आने वाली जांच, जिसे मेई लिन ने अपने पिता के स्थिर उदाहरण और लिन फैंग के रोगी मार्गदर्शन दोनों से सीखने में वर्षों बिताए थे, उसी सावधान, रोगी अनुशासन के साथ आयोजित की गई थी। अंततः डाइवर्ट किए गए संसाधनों को फैंग काओ नामक एक मध्यम स्तर के गठबंधन प्रशासक तक पहुंचाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने गठबंधन के रसद विभाग में 1 दशक से अधिक समय तक सेवा की थी, सम्मानित और उल्लेखनीय, जिसकी सावधान, वृद्धिशील चोरी 3 वर्षों में जमा हो गई थी, जो एक ऐसे संसाधन डायवर्शन में पर्याप्त थी जिसने मेई लिन को समझा, पूर्ण साक्ष्य की जांच करते हुए, साधारण व्यक्तिगत संवर्धन की तुलना में काफी बड़े निहितार्थों को अंजाम दिया। जांच के निष्कर्षों को औपचारिक प्रस्तुति के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट तस्वीर में असेंबल किए जाने के बाद उसने पूर्ण परिषद को रिपोर्ट दी। वह सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले एक समूह को संसाधनों को भेज रहा है, लॉयलिस्ट भावना नहीं, उस प्रकार की वैचारिक अशांति नहीं जिसका प्रतिनिधित्व कभी मेंग शियू के नेटवर्क ने किया था। कुछ काफी अधिक चिंताजनक, एक संगठित समूह
जो अब रोगी डायवर्शन के 3 वर्षों के माध्यम से अच्छी तरह से वित्तपोषित है, जिसका वास्तविक उद्देश्य मेरी जांच ने अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। गठबंधन के नेतृत्व की अगली पीढ़ी की ओर क्रमिक संक्रमण के दशकों के बावजूद वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी निरंतर भूमिका में परिषद में उपस्थित चेन जू ने वास्तविक बेचैनी के साथ एक ऐसे पैटर्न की यादों को पहचानते हुए, जिसे उन्होंने एक बार कठिन तरीके से पहचानना सीखा था, के विशिष्ट केंद्रित ध्यान के साथ रिपोर्ट का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, ये ठीक उसी प्रकार का खतरा है जिसे संस्थागत आत्मसंतोष वास्तव में सक्षम बनाता है। गुना के अभियान की तरह कोई नाटकीय स्पष्ट अभियान नहीं। कुछ रोगी और शांत पता लगाने से बचने के लिए पर्याप्त रूप से धीरे धीरे बनाया गया है, जब तक कि इसने संसाधनों को पर्याप्त रूप से संचित नहीं कर लिया है जो वास्तव में मायने रखते हैं। वास्तविक भारत सम्मान के साथ उन्होंने मेई लिन का अध्ययन किया। मुझे लगता है कि आपने अभी अभी प्रदर्शित किया है, किसी भी संरचनात्मक प्रस्ताव की तुलना में काफी अधिक ठोस रूप से, कि सकल का अस्तित्व क्यों मायने रखता है। इसके बिना ये डायवर्शन संभवतः अनिश्चित काल तक जारी रहता। जो भी यह समूह वास्तव में इरादा रखता है उसे वित्तपोषित करता, जब तक कि यह आसानी से संबोधित होने वाली किसी भी चीज से काफी आगे नहीं बढ़ जाता। मेई लिन ने 3 दशक पहले तहखाने के दरवाजे के बाद से हर चुनौती के लिए अपनी मां के अपने सावधान, व्यवस्थित दृष्टिकोण से सीधे विरासत में मिले कौशल पर आधारित सावधान रोगी जांच के माध्यम से आने वाले हफ्तों में उजागर किए गए समूह के वास्तविक उद्देश्य को न तो लॉयलिस्ट भावना और न ही साधारण आपराधिक उद्यम साबित किया, जिसे परिषद ने शुरू में सबसे अधिक संभावना माना था। जांच के अंत में समूह की वास्तविक संगठित संरचना को समझने के लिए पर्याप्त रूप से गहराई से प्रवेश करने के बाद मेई लिन ने रिपोर्ट दी। वे खुद को द रेस्टोरेशन कहते हैं। गू न लॉयलिस्ट्स नहीं और साधारण अवसरवादी नहीं। एक वास्तविक वैचारिक आंदोलन इस तर्क के इर्द गिर्द बनाया गया है कि इस गठबंधन के संस्थापक सिद्धांत सहयोग, ईमानदार लेखा जोखा, केंद्रित अधिकार के बजाय वितरित एक मौलिक रूप से अस्थिर शासन मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अंततः उसी फ्रैक्चर और आंतरिक शोषण के लिए डूम्ड है जिसने इस क्षेत्र को गूना की विजय के प्रति पहली बार में वल्नरेबल बना दिया था। 10 दशकों पहले एक तहखाने के दरवाजे के बाद से हर संकट के लिए उसने जो उग्र केंद्रित ध्यान लाया था, उसी को अपनी आवाज में लाते हुए गठबंधन के व्यापक शैक्षिकी संस्थानों की देखरेख करने वाली अपनी निरंतर भूमिका में परिषद में उपस्थित सु याओ ने देखा। वे हमारी अपनी वल्नरेबिलिटी का उपयोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं। फैन काओ की चोरी, इस शकल की खुद की इसकी खोज, वे ठीक इसी प्रकार के अंतराल की ओर इशारा कर रहे हैं, ये साबित करने के रूप में कि हमारा शासन मॉडल वास्तव में खुद को बनाए नहीं रख सकता है, कि इसके लिए निरंतर थका देने वाली सतर्कता की आवश्यकता होती है जो अंततः अनिवार्य रूप से विफल हो जाती है। मेई लिन ने पूछा, क्या उनके पास कोई बात है? ये समझते हुए कि यह प्रश्न रिफ्लेक्सिव संस्थागत रक्षा के बजाय वास्तविक ईमानदार विचार का हकदार था। मैंने विशेष रूप से सकल का निर्माण 8 महीनों तक इसलिए किया क्योंकि मैंने ठीक उसी वल्नरेबिलिटी को पहचाना जिसकी वे और इशारा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वल्नरेबिलिटी गायब हो जाती है बस इसलिए कि हमने इसके लिए एक संरचनात्मक प्रतिक्रिया का निर्माण किया है। 40 वर्षों के असंभव विकल्पों के माध्यम से हर वास्तविक रूप से कठिन सच्चाई को उसने जो सावधान, ईमानदार वजन दिया था, उसी के साथ चेन जू ने प्रश्न पर विचार किया। अंततः उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे आंशिक रूप से सही है, और मुझे लगता है कि यह आंशिक सच्चाई ठीक यही कारण है कि यह आंदोलन खतरनाक है, बजाय इसके कि यह केवल गलत हो। सहयोग को वास्तव में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। यह आरामदायक, स्थैतिक स्थिरता प्रदान नहीं करता है जो केंद्रीकृत अधिकार कभी कभी वादा करता है। हालांकि झूठा, व्यक्तिगत आवाज और वितरित जिम्मेदारी को आत्मसमर्पण करने के बदले में वास्तविक, भारित ईमानदारी के साथ उसने मेई लिन की आंखों से मुलाकात की। लेकिन मुझे लगता है कि वे जिस विकल्प का वास्तव में प्रस्ताव कर रहे हैं, वही केंद्रीकृत अधिकार जिसे गूना ने कभी उस अस्थिरता का एकमात्र यथार्थवादी उत्तर माना था। वास्तविक सहयोग की निरंतर सतर्कता की तुलना में काफी अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यह वो तर्क है जिसे इस गठबंधन को बनाने की आवश्यकता है, ईमानदारी से और बार बार बल या औपचारिक दमन के माध्यम से रिस्टोरेशन को हराने के बजाय। जब टकराव अंततः आया, तो उसने चेन जू की अपनी पीढ़ी द्वारा एक बार लड़ी गई किसी भी एकल निर्णायक लड़ाई की तुलना में काफी अलग आकार को अंजाम दिया। एक घाटी या किले के केंद्रीय कक्ष में टकराने वाली सेनाएं नहीं, बल्कि एक रोगी, निरंतर सार्वजनिक तर्क, जिसे औपचारिक बहस, सकल की अपनी खोजी गई वल्नरेबिलिटी के ईमानदार लेखा जोखा और इसके माध्यम से चलने वाले मेई लिन की अपनी पीढ़ी द्वारा वास्तविक संस्थागत क्षमता के माध्यम से प्रदर्शित करने के माध्यम से गठबंधन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, न कि आरामदायक बयानबाजी के माध्यम से।
ठीक उसी प्रकार के अनुकूलनीय, ईमानदार शासन को प्रदर्शित किया गया था जिसकी रिस्टोरेशन की विचारधारा ने मौलिक रूप से असंभव होने पर जोर दिया था। रिस्टोरेशन की वास्तविक, यदि त्रुटिपूर्ण, चुनौती को गठबंधन को कैसे संबोधित करना चाहिए, इस पर अपनी अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करते हुए पूर्ण परिषद से मेई लिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम साधारण दमन के माध्यम से एक विचार को हराते हैं। मुझे लगता है कि हम इसे उसी तरह हराते हैं जिस तरह से मेरे पिता की पीढ़ी ने गुना की कन्विक्शन को हराया था, क्रूरता से क्रूरता का मिलन करके नहीं, बल्कि यह साबित करके, रोगी और बार बार, कि हमने जिस विकल्प का निर्माण किया है वह वास्तव में टिकता है, तब भी जब इसकी अपनी वास्तविक वल्नरेबिलिटीज के खिलाफ ईमानदारी से परीक्षण किया जाता है। मेन शियू की सावधान सिफारिश पर निर्मित परिषद की अंतिम प्रतिक्रिया ने उस नाटकीय टकराव से बचा लिया जिसकी रिस्टोरेशन की अपनी बयानबाजी ने शायद उम्मीद की थी। सकल के खोजे गए अंतरालों की औपचारिक स्वीकृति, फैन काओ की चोरी ने जिन वल्नरेबिलिटीज का खुलासा किया था, उन्हें संबोधित करने वाला वास्तविक संस्थागत सुधार, और इसके सभी के साथ रिस्टोरेशन के अपने सदस्यों के लिए गठबंधन के चल रहे संस्थागत सुधार में सीधे भाग लेने के लिए एक खुला, सार्वजनिक निमंत्रण, बजाय इसके कि वे बाहर से इसका विरोध करें। परिषद की प्रतिक्रिया औपचारिक रूप से अपनाए जाने के बाद मेई लिन ने चेन जू से स्वीकार करते हुए कहा, यह कोई साफ जीत नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह रिस्टोरेशन के अंतर्निहित तर्क को पूरी तरह से हल करता है। मुझे लगता है कि उनके आंदोलन का कुछ हिस्सा केवल वही विश्वास करना जारी रखेगा जो वे विश्वास करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि हम उनके द्वारा पहचानी गई वल्नरेबिलिटीज को कितनी ईमानदारी से संबोधित करते हैं। चेन जू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह एक साफ जीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी ने कठिन तरीके से जो सबक सीखा, वह ये है कि इस प्रकार का काम कभी भी पूरी तरह से साफ सुथरा समाप्त नहीं होता है। ये सिर्फ जारी रहता है, ईमानदारी से, पीढ़ी दर पीढ़ी, खुद को बार बार और बार बार साबित करता है कि जो भी नया खतरा अंततः इसका परीक्षण करता है, वास्तविक, बसे हुए गर्व के साथ उन्होंने उसका अध्ययन किया। मुझे लगता है कि आपने अभी अभी साबित कर दिया है, किसी भी भाषण की तुलना में काफी अधिक अच्छी तरह से, कि इस गठबंधन का संस्थापक सिद्धांत अभी भी क्यों मायने रखता है, आज से 3 दशक और पूरी एक नई पीढ़ी दूर होने पर भी। अध्याय 60, वो वजन जिसे उसने चुना। वर्षों बाद, इतना लंबा समय बीत चुका था कि जो येन अपने दम पर वॉचर्स सर्कल का नेतृत्व करने लगे थे, और रिस्टोरेशन, द रेस्टोरेशन, भी बिना किसी एक निर्णायक मोड़ के, जो बदलाव को चिन्हित करता हो, धीरे धीरे गठबंधन के साधारण राजनीतिक जीवन में एक अस्तित्वगत खतरे के बजाय कई आवाजों में से एक आवाज के रूप में शामिल हो चुका था। मेई लिन ने खुद को उसी मामूली अध्ययन कक्ष में खड़े पाया जिस पर चेन जू ने 5 दशकों से अधिक समय तक कब्जा किया था, उन रिकॉर्ड्स की समीक्षा करते हुए जो उनकी अपनी सेवा के जीवनकाल में, एक जलते हुए पहाड़ पर 6 सर्वाइवर्स द्वारा कुछ भी नहीं से बनाए गए नाजुक, अनिश्चित गठबंधन की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। अब 70 के दशक में अच्छी तरह से पहुंच चुके चेन जू, जिनकी सावधान, चौकस तीव्रता दशकों पहले किसी अधिक स्थिर और अधिक रोगी चीज में बस गई थी, अभी भी नियमित रूप से अकादमी के मैदानों का दौरा करते थे। हालांकि गठबंधन के शासन में उनकी सक्रिय भूमिका धीरे धीरे, जानबूझकर उस पीढ़ी को स्थानांतरित हो गई थी जिसे उन्होंने इसे ईमानदारी से विरासत में देने के लिए दशकों तक तैयार करने में बिताया था। एक साधारण दोपहर को उन्हें वहां पाते हुए उन्होंने देखा, आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती हैं जो किसी निर्णय को वहन कर रहा है। उनके बीच उस मार्गदर्शन की विशेष, परिचित गर्माहट सहजता से बस गई जिसने उनके पूरे वयस्क जीवन को फैलाया था। मेई लिन ने स्वीकार किया, इतिहासकार वेन शू के उत्तराधिकारी ने मेरा साक्षात्कार लेने के लिए कहा है, खाते के अगले अध्याय के लिए, रिस्टोरेशन, सकल, हर वो चीज जो मेरी पीढ़ी ने आपकी अपनी पीढ़ी के संस्थापक काम के बाद से बनाई है। मैं उसी प्रश्न के साथ बैठी हुई हूं जिसका आपने मुझसे वर्षों पहले वर्णन किया था। क्या इसे ईमानदारी से, स्थायी रूप से बताना, ये वास्तव में क्या था, उसे बदल देता है? चेन शू उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। 16 वर्ष की उम्र में उनके पहले अनिश्चित सवालों के बाद से उन्होंने जो रोगी, सावधान ध्यान दिया था, वो दशकों के बावजूद अचूक रूप से मौजूद था। उन्होंने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया है? उन्होंने कहा, वही जो आपने निर्णय लिया था, ये कि ईमानदार खाता इसके प्राप्त होने के तरीके के बारे में मेरी अपनी अनिश्चितता से अधिक मायने रखता है। मुझे लगता है, आपकी पीढ़ी की ईमानदारी ने जो निर्माण किया है उसे देखकर, विश्वास, वास्तविक संस्थागत लचीलापन, ये तथ्य कि मेरी अपनी पीढ़ी को ऐसे सिद्धांत विरासत में मिले जो रिस्टोरेशन की चुनौती जितनी वास्तविक रूप से कठिन चुनौती के खिलाफ परीक्षण करने के लिए पर्याप्त ठोस थे। मुझे लगता है कि मैं अब समझती हूँ कि आपने वर्षों पहले इस पर इतना जोर क्यों दिया था। प्रश्न में किसी भी परीक्षण की गुणवत्ता के बजाय वास्तविक जिज्ञासा के साथ चेन जू ने पूछा, आप क्या समझती हैं?
मेई लिन ने दशकों के संचित अनुभव के आधार पर संस्थापक पीढ़ी के ईमानदार लेखा जोखा से विरासत में मिली हर चीज के ऊपर अपनी खुद की कठिनाई से अर्जित पाठों की परतों के साथ इस पर सावधानी से विचार किया। अंततः उन्होंने कहा, ये कि वजन वास्तव में पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं होता है। एक किशोरी के रूप में मैं सोचती थी कि इस गठबंधन को विरासत में पाने का मतलब आपकी पीढ़ी की विजडम को सीधे पूरी तरह से निर्मित विरासत में पाना था, जिस तरह से आप एक पूर्ण इमारत को विरासत में पा सकते हैं बजाय एक चल रहे निर्माण के। मैं अब समझती हूं कि वास्तव में यह इस तरह काम नहीं करता है। मुझे नींव और इसे कैसे बनाया गया था, इसका ईमानदार खाता और इसका मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को विरासत में मिला। लेकिन मुझे अपना खुद का वजन, किसी ऐसी चीज की जिम्मेदारी लेने के वास्तव में क्या लागत आती है, इसकी अपनी कठिनाई से अर्जित समझ का निर्माण करना पड़ा जो सुरक्षा के लायक है। रिस्टोरेशन ने मुझे वो सिखाया जिस तरह से आग ने आपको सिखाया था, अपने सावधान वृद्धिशील विशेषताओं के पीछे कुछ गहराई से बसा हुआ और वास्तविक रूप से गर्व महसूस करते हुए चेन जू ने कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि यह उस हर चीज का वास्तविक उत्तर है जिसे मैं वर्षों पहले आपके द्वारा एक ऐसी आग के बारे में सावधान सवाल पूछते हुए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सका था जिसे आपने कभी नहीं देखा था। ईमानदार खाता कभी भी आपको एक तैयार उत्तर सौंपने के लिए नहीं था। यह आपको फाउंडेशन के रूप में प्रतिस्थापन के बजाय हमारा उपयोग करके ईमानदारी से अपना खुद का निर्माण करने की अनुमति देने के लिए था। उस शाम 5 दशकों में एक जलते हुए पहाड़ पर 6 सर्वाइवर्स से काफी बड़े हो चुके पूरे विस्तारित परिवार बाय लिंग और खुद चेन जू लगभग 50 वर्षों के बाद भी एक साथ, उनके अपने बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और गठबंधन क्षेत्र में अपने खुद के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। वेई चैन और उनकी पत्नी अब दादा दादी मेई लिन की अपनी पीढ़ी को उस काम को लेते हुए देख रहे हैं जिसे उन्होंने कभी संभाला था। सू याओ पसंद से अविवाहित लेकिन शिक्षण के दशकों में उनके द्वारा निर्देशित छात्रों और मेंटीज से हमेशा घिरी हुई। जी हान और हान झेंगई दोनों अब भूरे हो चुके हैं। उनकी असंभावित दोस्ती ने हर उस भविष्यवाणी को पछाड़ दिया था जो उनमें से कोई भी एक बार इसके बारे में कर सकता था। गठबंधन के पूरे इतिहास के लगभग हर महत्वपूर्ण मोड़ को गवाह बनाने वाले उसी प्रशिक्षण यार्ड में एक साथ एकत्रित हुए। 5 दशकों में जो कुछ भी उन्होंने एक साथ बनाया था, उसके संचित वजन और वास्तविक कठिनाई से अर्जित आनंद दोनों को पकड़ना सीख चुके किसी व्यक्ति के विशिष्ट बसे हुए आश्चर्य के साथ एकत्रित पीढ़ियों को देखते हुए बाय लिंग ने कहा, 50 वर्ष, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी उस पहली भयानक रात इसकी कल्पना कर सकता था। चेन जू ने एक ऐसे जीवन के पूर्ण बसे हुए वजन को महसूस करते हुए सहमति व्यक्त की जिसे पूरी तरह से किसी भी कहानी द्वारा उसके लिए खींचने की कोशिश की गई सीमाओं के बाहर बनाया गया था। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इसे 5 दशकों में गिन सकने से अधिक बार कहा है। मुझे लगता है कि जब भी मैं वास्तव में इसे कहता हूं तो मैं इसे नए सिरे से अर्थ देना कभी बंद नहीं करूंगा। उन्होंने एकत्रित परिवारों के चारों ओर देखा, अब 3 पीढ़ियां किसी कहानी की मांग से नहीं बल्कि ईमानदारी से बनाए गए विकल्पों से बंधी हुई, एक के बाद एक, समय के एक ऐसे स्पैन में जिसने 6 डरे हुए सर्वाइवर्स को कुछ वास्तविक स्थायी रूप से स्थायी में बदल दिया था। और मेई लिन को अपनी ही पीढ़ी के नेतृत्व के बीच खड़े हुए देखकर समझ के विशिष्ट पूर्ण संतोष को महसूस किया, अंततः और पूरी तरह से, कि उसने वास्तव में क्या बनाया था। आधी सदी पहले एक जलते हुए पहाड़ पर एक अजनबी के शरीर में जागते हुए, मुख्य रूप से किसी विशेष रूप से सुनने वाले के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अधिक शांत रूप से उन्होंने कहा, मुझे एक वाक्य होना चाहिए था। लेकिन बाय लिंग ने, जो लगभग 50 वर्षों से उनके साथ थी, वैसे भी इसे सुना जिस तरह से उन्होंने वास्तविक कठिनाई से अर्जित साझेदारी के 5 दशकों में उनके हर महत्वपूर्ण विचार को सुना था। एक पंक्ति, एक ऐसी कहानी में जो वास्तव में कभी मेरे बारे में नहीं थी। मुझे लगता है इन सबका को देखकर उन्होंने एकत्रित पीढ़ियों की ओर, एक ऐसे गठबंधन की ओर इशारा किया जो अपने ही संस्थापक संकट से वास्तविक रूप से स्थायी रूप से आगे निकल चुका था। मुझे लगता है कि यह उस डर का वास्तविक उत्तर है, केवल वाक्य से बचना नहीं, एक संपूर्ण वास्तविक जीवन का निर्माण करना जो इससे इतना आगे हो कि वह कहानी जिसने एक बार मुझे छोटा लिखने की कोशिश की थी, उसका महत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। बाय लिंग ने हाथ बढ़ाया, वही इशारा जो उन्होंने आधी सदी में अनगिनत बार उन्हें पेश किया था, और अपना हाथ उनके ऊपर रख दिया, जो दशकों से वैध किया गया था लेकिन अभी भी उसी स्थिर अटूट गर्माहट को वहन कर रहा था जो उसने हमेशा किया था। उन्होंने धीरे से कहा, आपने केवल इससे बचा नहीं, आपने इतिहास के संपूर्ण ईमानदार खाते के लायक कुछ निर्माण किया है। मुझे लगता है कि यह किसी भी वाक्य के बनने की तुलना में काफी अधिक है। वे एक साथ बैठे क्योंकि शाम पूरी तरह से रात में बस गई थी। एक प्रशिक्षण यार्ड में एकत्रित 3 पीढ़ियां,
जिसने किसी के द्वारा नहीं लिखी गई और उपस्थित सभी लोगों द्वारा जानबूझकर और ईमानदारी से एक साथ निर्माण करने के लिए चुनी गई कहानी के पूरे असंभव स्पैन को देखा था, और चेन जू पास ही अपने ही छात्रों के साथ हंसती हुई मेई लिन को देखते हुए अंततः और पूरी तरह से एक ऐसे आदमी की बसी हुई शांति को महसूस किया जिसने बिल्कुल वही किया था जो उसने करने के लिए तैयार किया था। एक अलग पहाड़ पर वो पहली भयानक रात, आधी सदी और पूरे जीवन पहले उन्होंने भुला दिए जाने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने मायने रखने का विकल्प चुना था, किसी कहानी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ कुछ ऐसा निर्माण करने का विकल्प चुना था जो याद रखने के वजन के लायक वास्तव में स्थायी रूप से हो। अध्याय 61 सीमा के पार से आने वाली चीज। जब आक्रमण की पहली रिपोर्टें अकादमी पहुंची तब चेन शू 81 वर्ष के थे। 6 दशकों में पहली बार किसी स्मृति के सतह पर आने के अजीब चक्कर के साथ एक घुड़सवार द्वारा लाई गई उन गंभीर रूप से जरूरी खबरों ने उन्हें उस पहले दूत की याद दिला दी जो कभी उनके लिए एक जलते हुए सेक की खबर लेकर आया था। गठबंधन के अपने लंबे समय से अर्जित अधिकार में अब वरिष्ठ रक्षा समन्वयक जो यिन ने अपनी सक्रिय लीडरशिप के साथ साथ संस्थापक पीढ़ी के कुछ शेष सदस्यों को भी शामिल करने वाली परिषद के सामने विरल खतरनाक विवरणों को प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट दी। दानव रक्त डेमन ब्लडेड उत्तरी बंजर भूमि से उभर रहे हैं जो इस गठबंधन द्वारा जीवित स्मृति में दर्ज किए गए किसी भी आक्रमण की तुलना में काफी बड़ी संख्या में है। किसी भी संगठित प्रतिक्रिया के लगाए जाने से पहले ही 3 सीमावर्ती गांव पहले ही नष्ट हो चुके हैं। अब गठबंधन की प्रथम मंत्री फर्स्ट मिनिस्टर बन चुकी मेई लिन, जो इस बात के संचित अधिकार को वहन कर रही थी कि इस पल का परीक्षण कौन सी संस्थागत लचीलापन करेगा, ने उसी सावधान व्यवस्थित ध्यान के साथ रिपोर्टों का अध्ययन किया जिसे चेन शू ने अपने पूरे वयस्क जीवन में उन्हें विकसित होते हुए देखा था। उन्होंने कहा, यह उस प्रकार का खतरा नहीं है जिसे वॉचर्स सर्कल की पहचान करने के लिए बनाया गया था, संस्थागत आत्मसंतोष नहीं, कुछ पूरी तरह से नया, हर उस सीमा के पार से जिसे इस गठबंधन को कभी सक्रिय रूप से रक्षा करने की आवश्यकता पड़ी थी। बाध्यता के बजाय निमंत्रण द्वारा परिषद में उपस्थित चेन शू ने 6 दशकों तक देखने के बाद ये समझा कि एक वास्तविक रूप से स्थायी संस्था को खुद को साबित करने के खिलाफ कितने प्रकार के असंभव खतरों की आवश्यकता होती है। इसके साथ एक संकट के पुराने परिचित वजन को खुद को फिर से स्थापित करते हुए महसूस किया। जब मेई लिन की नजरें उनकी तरफ आईं, जो वास्तविक अनिश्चितता के पलों में कभी कभी ऐसा करती थी कि उनके अजीब विलक्षण इतिहास को क्या ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, मेरे पास कभी नहीं था। 60 साल पहले एक नदी के मुहाने के बाद से यह आक्रमण वास्तव में जो भी है, यह आप सभी के लिए उतना ही नया है जितना मेरे लिए है। पूरी तरह से ईमानदारी से इस प्रकार की जिम्मेदारी अर्जित करने में बिताए गए जीवन के बसे हुए कठिनाई से अर्जित अधिकार के साथ खुद को संभालते हुए मेई लिन ने कहा, तो हम इसका सामना उस तरह से करते हैं जिस तरह से इस गठबंधन ने हमेशा उसका सामना किया है, जिसे हम में से कोई भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता था। एक साथ ईमानदारी से उस अनिश्चितता का नाटक करने के बजाय जैसा है वैसा ही वजन उठाते हुए जिसे हम वास्तव में नहीं रखते हैं। इसके बाद आने वाली प्रतिक्रिया ने 6 दशकों के रोगी जानबूझकर निर्माण को संभव बनाने वाली संस्थागत ताकत का लाभ उठाया। हर गठबंधन क्षेत्र में समन्वित रक्षा, एक ऐसी गति और दक्षता के साथ जुटाए गए संसाधन जो चेन शू की अपनी संस्थापक पीढ़ी के लिए उनके शुरुआती अभियानों के त्वरित सुधार की तुलना में लगभग असंभव रूप से सहज प्रतीत होते थे। और फिर भी एक युद्ध के मैदान के किनारे पर एक बार फिर खड़े होकर अब कमान नहीं संभाल रहे थे, बल्कि वरिष्ठ परामर्श के रूप में उपस्थित थे और मेई लिन को एक ऐसे गठबंधन का समन्वय करते हुए देख रहे थे जो एक जलते हुए पहाड़ पर 6 सर्वाइवर्स द्वारा निर्माण करने की कल्पना की जा सकने वाली किसी भी चीज से काफी बड़ा और अधिक परिष्कृत था। चेन शू ने गठबंधन की ताकत में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है और इसकी अगली पीढ़ी ने बिना उनके इसे आगे बढ़ाने के अधिकार को ईमानदारी से कितना अर्जित किया है, इसे समझने के विशिष्ट विनम्र चक्कर को महसूस किया। अक्यूमुलेटेड वर्षों के 6 दशकों से कम नहीं हुए अपने स्थिर अस्तित्व के साथ अपनी पूरी तरह से सफेद बालों वाली बाइलिंग ने फील्ड कमांड पोस्ट के किनारे पर उन्हें पाते हुए कोमलता से कहा, आपको यहां रहने की आवश्यकता नहीं है, मेई लिन के पास ये है। यदि हम खुद के प्रति ईमानदार हैं तो उसके पास लंबे समय से यह है। चेन शू ने कहा, मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि मुझे इसे देखने की आवश्यकता थी, हालांकि इसलिए नहीं कि उसे सफल होने के लिए मेरी उपस्थिति की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि मुझे वास्तव में ये देखने की आवश्यकता थी कि हमने जो बनाया है उसका परीक्षण किसी वास्तविक रूप से नई चीज के खिलाफ किया जाता है, और खुद के लिए ये देखना था कि यह हमारे बिना टिकता है। जब गठबंधन की समन्वित प्रतिक्रिया ने आखिरकार इससे सीधे तौर पर मुकाबला किया
तो आक्रमण ने ठीक उसी प्रकार के वास्तविक रूप से अभूतपूर्व खतरे को साबित किया जैसा कि रिपोर्टों ने सुझाव दिया था। दानव रक्त ताकतें एक संगठित विदेशी उद्देश्य के साथ काम कर रही थी जिसका गुना की गणना की गई क्रूरता या रिस्टोरेशन की वैचारिक चुनौती से कोई मेल नहीं था, जो गठबंधन द्वारा पहले सामना किए गए किसी भी खतरे की तुलना में काफी अजीब और अधिक मौलिक रूप से अलग था। मेई लिन ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया और चेन शू ने उसे वास्तविक रूप से अनिश्चित, निराशाजनक लड़ाई के 3 दिनों में गठबंधन के संचित ज्ञान के 6 दशकों द्वारा उसमें बनाए गए हर पाठ का लाभ उठाते हुए देखा। उसके पिता की पीढ़ी ने गुना के अपने समन्वित अभियानों के खिलाफ एक बार जिस समन्वित, अनुकूलनीय रणनीति का बीड़ा उठाया था, लागत का रोगी, ईमानदार लेखा जोखा जिसने गठबंधन के पूरे संस्थापक सिद्धांत को परिभाषित किया था, आरामदायक, परिचित दृष्टिकोणों से चिपके रहने के बजाय वास्तविक समय में रणनीति को अनुकूलित करने की इच्छा क्योंकि उन्होंने पहले काम किया था। तीसरे दिन आक्रमण को अंततः वास्तविक रूप से पीछे हटा दिया गया, जिसकी कीमत मेई लिन ने उसी अटूट ईमानदारी के साथ पूरी परिषद को रिपोर्ट की जिसे चेन शू ने दशकों पहले उसे सिखाया था कि वास्तविक नेतृत्व का निर्माण केवल किस आधार पर किया जा सकता है। परिणामस्वरूप एकत्रित परिषद को संबोधित करते हुए थकी हुई लेकिन स्थिर उसने कहा, हम टिक गए, लड़ाई के 3 दिनों में लगभग 400 डिफेंडर्स की कीमत पर। मेरे पास अभी भी इस बात पर पूरी स्पष्टता नहीं है कि यह आक्रमण वास्तव में क्या प्रतिनिधित्व करता है, या क्या यह किसी बड़ी चीज की शुरुआती चाल है, जिस तरह से गुना के शुरुआती प्रदर्शन एक बार साबित हुए थे। मैं जो जानती हूं वह यह है कि यह गठबंधन एक साथ मिलकर किसी वास्तविक रूप से अभूतपूर्व चीज के खिलाफ खड़ा रहा, और यह कि जिन संस्थानों के निर्माण में हमने 6 दशकों का समय बिताया है, वे मेरी सोच से कहीं अधिक लचीले साबित हुए, जब तक कि मैंने उनका सीधे तौर पर परीक्षण होते हुए नहीं देखा। उस शाम चेन शू ने मेई लिन को उसी प्रशिक्षण यार्ड के किनारे पर अकेला पाया, जहां उन्होंने एक बार उसे सावधान सवालों से भरी 16 वर्षीय लड़की के रूप में वही ईमानदार लेखा जोखा दिया था जिसे वह अब एक वास्तविक, पूरी तरह से अपने संकट में आगे ले जाते हुए देख रहे थे। जैसे ही वे पास आए, बिना ऊपर देखे उसने कहा, 400 नाम। मैं उस बात के बारे में सोचती रहती हूं जो आपने मुझे इतने साल पहले बताई थी। ये कि अभ्यास के साथ वजन हल्का नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गई हूं कि आपका वास्तव में क्या मतलब था। अब 81 वर्षों के संचित वजन को वहन करने वाले शरीर की विशिष्ट, सावधान गति के साथ उनके बगल में बसते हुए चेन शू ने कहा, मुझे खेद है, काश मैं आपको बता पाता कि यह आसान हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। मुझे लगता है कि आप इसे ले जाने में बेहतर हो जाते हैं, उसी तरह जैसे मैंने किया, ये सीखने के जीवनकाल में कि वास्तव में कैसे। उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत है, जिस तरह से गुना के शुरुआती परीक्षण थे? अब किसी भी पूर्व ज्ञान के बजाय 6 दशकों के संचित ज्ञान का लाभ उठाते हुए चेन शू ने ईमानदारी से प्रश्न पर विचार किया। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यही वास्तविक उत्तर है, और मुझे लगता है कि आप पहले से ही जीवित लगभग किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर समझती हैं कि उस अनिश्चितता के साथ क्या करना है। आप इसका सामना ईमानदारी से करती हैं, एक साथ, उसी तरह से जिस तरह से इस गठबंधन ने 60 साल पहले एक पहाड़ के जलने के बाद से हर असंभव चीज का सामना किया है। दशकों के वास्तविक, जानबूझकर काम के माध्यम से उसने जो बसा हुआ, कठिनाई से अर्जित अधिकार बनाया था, उसकी आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है, ये वास्तव में जो भी है, ये गठबंधन मेरे द्वारा कभी भी गारंटी दिए जा सकने की तुलना में काफी बेहतर हाथों में है। आपको यहाँ खड़े हुए देखकर मेई लिन एक लंबे पल के लिए चुप रही, उसी अंधेरे क्षितिज को देखती रही जिसने 6 दशकों में एक ऐसी कहानी के लगभग हर महत्वपूर्ण मोड़ को देखा था जो वास्तविक रूप से कभी समाप्त होना बंद नहीं हुआ था। अंततः उसने कहा, विरासत में पाने के लायक कुछ निर्माण करने के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद जो भी आए, मुझे लगता है कि मैं अंततः और पूरी तरह से समझ गई हूं कि उस विरासत का वास्तव में क्या मतलब है। अध्याय 62, बंजर भूमि के पार क्या था। गठबंधन के अब काफी परिपक्व हो चुके खुफिया नेटवर्क के माध्यम से आने वाले महीनों में आयोजित आक्रमण की उत्पत्ति की जांच ने एक ऐसा सच सामने लाया जो गठबंधन के पूरे 6 दशक के इतिहास में सामना किए गए किसी भी खतरे की तुलना में अधिक अजीब और अधिक परेशान करने वाला था। सीमा की लड़ाई के बाद के महीनों में गठबंधन के उन लोगों के लिए जो ये समझने पर तेजी से केंद्रित हो चुके थे कि उत्तरी बंजर भूमि से वास्तव में क्या उभरा है, असेंबल्ड फाइंडिंग्स को प्रस्तुत करते हुए जो यिन ने रिपोर्ट दी, यह आक्रमण नहीं है, उस अर्थ में नहीं जिस तरह से हमने ऐतिहासिक रूप से इस शब्द को समझा है। मेरे स्काउट्स जो सीमा से परे ऐसे टेरिटरी में गए जिसे इस गठबंधन ने पहले कभी मैप नहीं किया था, कुछ काफी अजीब का वर्णन करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो एक मौलिक, चल रहे परिवर्तन से गुजर रहा है,
जिन दानव रक्त ताकतों से हम लड़े थे, वे विस्थापित आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो किसी ऐसी चीज से भाग रही है जिसे वे खुद भी किसी भी सुसंगत रणनीतिक उद्देश्य के साथ क्षेत्र को जीतने के बजाय विनाशकारी मानती है। मेई लिन ने बढ़ती, सावधान बेचैनी के साथ रिपोर्टों का अध्ययन किया। विशेष रूप से किससे विस्थापित? जो येन ने स्वीकार करते हुए कहा, हम पूरी तरह से नहीं जानते। स्काउट्स के खाते किसी ऐसी चीज का वर्णन करते हैं जिसे वे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए संघर्ष करते हैं, सीमा से परे, भूमि की ही एक फैलती हुई भ्रष्टता, जो इतनी गति से टेरिटरी का उपभोग कर रही है, जो ये सुझाव देती है, यदि यह अनियंत्रित जारी रहती है, तो यह अंततः उन अलग थलग सीमावर्ती गांवों की तुलना में काफी अधिक को खतरा पैदा कर सकती है जिन्हें हम पहले ही खो चुके हैं। वरिष्ठ परामर्श के रूप में उपस्थित चेन जू ने एक ऐसे खतरे के विशिष्ट, परेशान करने वाले चक्कर को महसूस किया जो उस कहानी से पूरी तरह से बाहर था जिसे उन्होंने कभी याद किया था। गुना की गणना की गई महत्वाकांक्षा नहीं, रिस्टोरेशन की वैचारिक चुनौती नहीं, बल्कि कुछ वास्तविक रूप से, मौलिक रूप से अन्य, एक ऐसी दुनिया से उठ रहा था जो 60 वर्षों में इसके बारे में उनकी समझ को आकार देने वाली किसी भी काल्पनिक कथा की सीमाओं से काफी आगे बढ़ चुकी थी। जब परिषद का ध्यान उनकी ओर मुड़ा, जो अभी भी उनके अजीब, विलक्षण इतिहास की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने ईमानदारी से कहा, मैं नहीं जानता कि यह क्या है। मैं इसके बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गठबंधन ने दशकों से कभी कभी मेरी ओर देखा है, एक प्रकार की निश्चितता के लिए जिसे मैंने 60 साल पहले रखना बंद कर दिया था, एक नदी के मुहाने पर जिसे आप में से कोई भी गवाह बनने के लिए जीवित नहीं था। उस सीमा से परे जो भी हो रहा है, यह मेरे लिए भी उतना ही वास्तविक रूप से अज्ञात है जितना कि आप सभी के लिए है। गठबंधन की उभरती हुई पीढ़ी के एक युवा परिषद सदस्य ने वास्तविक अनिश्चितता का पहली बार सामना करने वाले किसी व्यक्ति की विशिष्ट, अनिश्चित तात्कालिकता को अपनी आवाज में लाते हुए पूछा, तो हम इसका सामना कैसे करते हैं? जीवन भर पहले समाप्त हो चुके किसी भी पूर्व ज्ञान के बजाय 6 दशकों के संचित ज्ञान का लाभ उठाते हुए चेन जू ने कहा, उसी तरह जैसे इस गठबंधन ने हमेशा उसका सामना किया है जिसे हम में से कोई भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता था। ईमानदारी से, एक साथ, डर से प्रतिक्रिया करने के बजाय सावधानी से जांच करना, और हमारी अपनी अनिश्चितता जिस प्रतिक्रिया की मांग कर सकती है, उसके बजाय वास्तविक साक्ष्य जिस प्रतिक्रिया की मांग करते हैं, उसका निर्माण करना। 3 महीने बाद इस घटना की सीधे तौर पर जांच करने के लिए जो अभियान अंततः रवाना हुआ, उसने एक ऐसी रचना को अंजाम दिया जिसे चेन जू ने इसे असेंबल होते हुए देखते हुए समझा कि यह गठबंधन के लंबे इतिहास में कुछ वास्तविक रूप से नया है, किसी संस्थापक पीढ़ी का निराशाजनक सुधार नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की संस्थागत क्षमता भी नहीं, बल्कि अब गठबंधन में सक्रिय रूप से सेवा करने वाली सभी 3 पीढ़ियों में एक वास्तविक सहयोग, हर उस व्यक्ति के संचित ज्ञान का लाभ उठाना जिसने कभी सीखा था, कठिन तरीके से, कि वास्तविक अनिश्चितता की रोगी, ईमानदार जांच की वास्तव में क्या आवश्यकता थी। जो येन और गठबंधन के सबसे सक्षम वर्तमान कल्टीवेटर्स के एक दल के साथ, मेई लिन ने व्यक्तिगत रूप से इसका नेतृत्व किया, और चेन जू ने अपने 81 वर्षों के बावजूद, वाई लिंग के साथ काफी और वास्तविक बहस के बाद, अभियान के वरिष्ठ परामर्श के बीच खुद को पाया, उनकी लड़ाकू क्षमता के लिए नहीं, जो उनकी अपनी निराशाजनक, तात्कालिक शुरुआती वर्षों की तुलना में काफी अधिक परिष्कृत निर्देश के तहत प्रशिक्षित पीढ़ियों द्वारा लंबे समय से पार कर ली गई थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के विशिष्ट, विलक्षण दृष्टिकोण के लिए जिसने 60 वर्षों में पक्षाघात या लापरवाह कार्रवाई के बजाय ईमानदार, सावधान निर्णय के साथ वास्तविक अनिश्चितता का सामना करना सीखा था। सीमा से परे वास्तविक रूप से अप्रकाशित टेरिटरी में प्रवेश करने से पहले अभियान की अंतिम रात को उन्होंने मेई लिन से कहा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ समझें, इससे पहले कि हम वहां बाहर वास्तव में क्या हो रहा है उसमें प्रवेश करें। मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है, मैंने कभी इसका दावा नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि इस अभियान के हर कोई, हम में से किसी के भी अपनी जान को खतरे में डालने से पहले स्पष्ट रूप से समझ ले कि मेरी उपस्थिति कुछ ऐसी निश्चितता की गारंटी देती है जो वास्तव में नहीं है। मेई लिन ने कहा, मैं ये समझती हूं, मुझे लगता है, वास्तव में, यही कारण है कि आपकी उपस्थिति यहां मायने रखती है। इसलिए नहीं कि आप जानते हैं कि हम क्या खोजने वाले हैं, इसलिए क्योंकि आपने 60 वर्षों तक ये प्रदर्शित करने में बिताया है, ईमानदारी से और बार बार, कि जो आप नहीं जानते उसका सामना बिना झूठे आत्मविश्वास या पक्षाघात करने वाले डर के कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि यह किसी भी विशिष्ट उत्तर की तुलना में काफी अधिक मूल्यवान विरासत हो सकती है। वे भोर में सीमा पार कर गए, एक ऐसे टेरिटरी में जो स्काउट्स की परेशान करने वाली रिपोर्टों की तुलना में भी काफी अजीब परिदृश्य को सावधानी से, सतर्क जांच के पहले दिन के भीतर प्रकट करता था। मिट्टी और वनस्पति एक फैलती, अप्राकृतिक भ्रष्टता से चिन्हित थे जो, करीब से जांच करने पर,
खेती, दानव रक्त घटनाओं या किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया की गठबंधन की संचित समझ के विपरीत एक अजीब, विदेशी गुणवत्ता को वहन करती थी। भ्रष्ट परिदृश्य का सावधानी से अध्ययन करते हुए मेई लिन ने कहा, यह आक्रमण नहीं है, ये कुछ काफी अजीब है। किसी बाहरी बल द्वारा इसे जीतने के बजाय इस टेरिटरी के भीतर से ही कुछ उठ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट, विनम्र मान्यता के साथ जिसने कभी संक्षेप में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था जिस तक इस दुनिया में किसी और की पहुंच नहीं थी, अब किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा था जो उसके लिए उतना ही वास्तविक रूप से अज्ञात था जितना कि उसके बगल में खड़े हर किसी के लिए था। चेन जू ने उसी भ्रष्ट परिदृश्य का अध्ययन किया। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा खोज लिया है जो पूरी तरह से आपकी पीढ़ी को समझने के लिए है, और जो भी पीढ़ी अंततः आपकी पीढ़ी का अनुसरण करती है। मुझे लगता है कि यह ठीक उसी प्रकार का खतरा है जो अंततः और पूरी तरह साबित करता है कि इस गठबंधन का अस्तित्व कभी भी उस विशिष्ट ज्ञान के बारे में नहीं था जिसे मैंने एक बार वहन किया था। यह हमेशा सिद्धांतों के बारे में था, ईमानदार जांच, रोगी सहयोग, अकेले के बजाय एक साथ वास्तविक अनिश्चितता का सामना करने का साहस। उन्होंने मेई लिन की ओर देखा, उन सभी चीजों का सामना करने के लिए 3 पीढ़ियों के संचित ज्ञान का लाभ उठाने वाले एकत्रित अभियान की ओर देखा जिनमें से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। ये वास्तव में जो भी है, मेरा मानना है कि आप इसका सामना करने के लिए सुसज्जित है। विशेष रूप से आपने मुझे जो सिखाया उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस गठबंधन ने बनने में 6 दशक बिताए हैं। अध्याय 63 स्रोत अभियान ने 9 सावधान, व्यवस्थित दिनों में भ्रष्टता के प्रसार को ट्रैक किया, ऐसे टेरिटरी में गहराई से आगे बढ़ते हुए जो हर मील के साथ अजीब और अधिक स्पष्ट रूप से रूपांतरित होता गया। वनस्पति ऐसे रूपों में मुड़ी हुई थी जो गठबंधन के संचित वनस्पति ज्ञान में किसी भी चीज से केवल दूर की समानता को वहन करती थी। वन्यजीव या तो पूरी तरह से भाग गए थे या ऐसे तरीकों से बदल गए थे जिन्होंने अभियान के सबसे अनुभवी ट्रैकर्स को भी परेशान कर दिया था। 9वें दिन, दूर के एक उभार की ओर इशारा करते हुए जो यिन ने कहा, वहां जहां भ्रष्टता का दृश्य घनत्व उस क्रमिक प्रसार की तुलना में काफी अधिक स्पष्ट चीज में केंद्रित प्रतीत होता था जिसे उन्होंने अब तक ट्रैक किया था। ये वास्तव में जो भी है, मेरा मानना है कि हम इसके स्रोत के पास पहुंच रहे हैं। दोपहर की रोशनी विफल होने पर वे उभार के शिखर पर पहुंचे और स्काउट्स की रिपोर्टों द्वारा तैयार की गई तुलना में काफी बड़े एक घाटी के पार अपने नीचे फैले हुए भ्रष्टता के प्रसार द्वारा इतनी पूरी तरह से रूपांतरित परिदृश्य को पाया कि इसका प्राकृतिक भूभाग से लगभग कोई मेल नहीं था। क्रिस्टलीय विकास के मुड़े हुए गठन एक कमजोर, परेशान करने वाले लुमिनसेंस के साथ पल्स कर रहे थे, एक केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर फैल रहे थे जिसे चेन जू ने उभार के किनारे पर खड़े होकर किसी भी विशिष्ट संवेदी विवरण से कोई लेना देना नहीं था और संचित वृत्ति के 60 वर्षों के साथ वास्तविक, मौलिक खतरे को पहचानने के साथ एक गलतफहमी महसूस की। सावधान, केंद्रित ध्यान के साथ घाटी का अध्ययन करते हुए मेई लिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई जीवित चीज है, किसी भी अर्थ में जिसे हम पहचान सके, और मुझे नहीं लगता कि यह साधारण भ्रष्टता है जो निष्क्रिय रूप से फैल रही है। इसमें एक संरचना है, जानबूझकर, लगभग वास्तुशिल्प, जिस तरह से यह उस केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर विकिरण करती है। एक पैटर्न के अंततः पूरी तरह से खुद को असेंबल करने की ठंडी स्पष्टता के साथ आने वाली प्राप्ति के साथ चेन जू ने धीरे से कहा, एक गठन किसी भी ऐसे हाथ द्वारा निर्मित नहीं जिसे हम पहचान सकें, लेकिन फिर भी एक गठन विशाल और पुराना और जाहिरा तौर पर सक्रिय इस पूरे क्षेत्र से ऊर्जा को उसी तरह खींच रहा है जिस तरह से गुना का अभिसरण कार्य कन्वर्जेंस वर्किंग कभी एक काफी छोटे नेटवर्क पर आकर्षित करने की कोशिश करता था। निहितार्थों के असेंबल होने के साथ एकत्रित अभियान के पार समानांतर ने दृश्य वजन के साथ उतरा। मेई लिन ने कहा, आपको लगता है कि यह उस कार्य से जुड़ा है जिसे हमने नष्ट कर दिया था 60 साल पहले। चेन जू ने ईमानदारी से स्वीकार करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी कार्य की प्राचीन उत्पत्ति को पूरी तरह से नहीं समझा, तब भी जब हमने किले में इसे नष्ट कर दिया था। हान झेंगई ने मुझे एक बार बताया था कि इसका वर्णन करने वाले ऐतिहासिक स्रोत सबसे अच्छे रूप में खंडित थे, जो हमारे अपने युद्ध द्वारा उत्पादित संघर्ष से भी अधिक अराजक संघर्ष के दौर से खींचे गए थे। मुझे लगता है कि यह संभव है कि यह जुड़ा हुआ है, कुछ गहरा, पुराना फिनोमेनन जिसका गुना का कार्य खुद केवल एक अंश था। मुझे लगता है कि यह उतना ही संभव है कि यह कुछ पूरी तरह से असंबंधित है, जो हम में से किसी को अभी तक समझ में नहीं आने वाले कारणों से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने मेई लिन की ओर देखा, वास्तविक विनम्रता के साथ यह समझते हुए कि इस रहस्य ने अंततः जिस भी उत्तर की मांग की, वो उनकी पीढ़ी के खोजने के लिए था, न कि उनकी अपनी संचित विजडम के लिए बस प्रदान करने के लिए।
मुझे लगता है ये वास्तव में जो भी है, आत्मविश्वास अटकलबाजी की तुलना में अभी सावधान जांच काफी अधिक मायने रखती है। गठबंधन के संचित ज्ञान के 6 दशकों ने अपनी वर्तमान पीढ़ी को सिखाए गए हर पाठ का लाभ उठाने वाले अनुशासन के साथ आने वाले दिनों में आयोजित सावधान सतर्क दृष्टिकोण ने अंततः एक ऐसे सच को प्रकट किया जिसने चेन जू को किसी भी सीधे सैन्य खतरे की तुलना में काफी अधिक परेशान कर दिया। एक बार अभियान के विद्वानों ने वास्तविक आकलन बनाने के लिए पर्याप्त सावधान अवलोकन एकत्र करने के बाद मेई लिन ने रिपोर्ट दी, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन मापने योग्य रूप से, यहाँ तक कि उन 9 दिनों में भी जिन्हें हमने इसका अध्ययन करने में बिताया है। यदि विस्तार की यह दर अनियंत्रित जारी रहती है तो मेरे विद्वानों का अनुमान है कि यह 1 दशक के भीतर गठबंधन व्यवस्थित टेरिटरी तक पहुंच जाती है, शायद उससे भी कम। चेन जू ने पूछा, क्या हम समझते हैं कि यह वास्तव में क्या करता है, केवल फैलने से परे? मेई लिन ने स्वीकार करते हुए कहा, पूरी तरह से नहीं, लेकिन सीमा पर जिन दानव रक्त ताकतों से हम लड़े थे, मेरे विद्वानों का मानना है कि वे किसी भी पारंपरिक अर्थ में आक्रमणकारी नहीं थीं। मेरा मानना है कि यह गठन जो भी कर रहा है, उसके द्वारा उन्हें सक्रिय रूप से रूपांतरित किया जा रहा था, और वे विजेताओं के रूप में नहीं, बल्कि शरणार्थियों के रूप में गठबंधन क्षेत्र में दक्षिण की ओर भाग गए थे, किसी ऐसी चीज से भाग रहे थे जिसका उनकी अपनी काफी शक्ति भी विरोध नहीं कर सकती थी। इसका वजन वास्तविक सोबरिंग गुरुत्वाकर्षण के साथ अभियान पर बस गया, एक ऐसा खतरा जिसे सैन्य ताकत या कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से हराया नहीं जा सकता था। जिस तरह से हर पिछला संकट जिसका गठबंधन ने 6 दशकों में सामना किया था, अंततः हल हो गया था, बल्कि कुछ काफी अजीब, एक ऐसा फिनोमेनन जो उन सिद्धांतों पर काम करता था जिन्हें उनमें से कोई भी अभी तक नहीं समझता था, एक रोगी अन्य गुणवत्ता के साथ फैल रहा था जिसने गठबंधन द्वारा सामना किए गए हर पिछले दुश्मन को तुलना में पैमाने में लगभग आराम से मानवीय महसूस कराया। अपने काफी संचित अनुभव से परे किसी वास्तविक चीज का सामना करने वाले एक विनम्र मान्यता के साथ नीचे पल्सिंग क्रिस्टलीय घाटी को देखते हुए चेन जू ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमने उस वास्तविक परीक्षण को खोज लिया है जिसकी इस गठबंधन के अगले अध्याय को हमेशा अंततः मान करनी थी। कोई दूसरा गुण नहीं, रिस्टोरेशन जैसी कोई दूसरी वैचारिक चुनौती नहीं, कुछ ऐसा जो पूछता है कि क्या हमने जो कुछ भी बनाया है, संस्थान, संचित ज्ञान, पीढ़ियों में ईमानदार सहयोग, वास्तव में एक ऐसे खतरे के खिलाफ टिकता है जिसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती है, या साधारण बल के माध्यम से हराया नहीं जा सकता है, या पारंपरिक जांच के माध्यम से पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। मेई लिन ने उनके साथ घाटी का अध्ययन किया। उनकी अभिव्यक्ति में एक ऐसे नेता का विशिष्ट बसा हुआ वजन था जो वास्तविक अभूतपूर्व अनिश्चितता का सामना कर रहा था, उसी ईमानदार संकल्प के साथ जिसे चेन जू ने दशकों से इसे बनाने में मदद की थी। अंततः उसने कहा, तो हम इसका सामना उसी तरह करते हैं जिस तरह से इस गठबंधन ने हमेशा हर दूसरी चीज का सामना किया है, ईमानदारी से और एक साथ और बिना किसी निश्चितता का नाटक किए जिसे हम में से कोई भी वास्तव में नहीं रखता है। 3 पीढ़ियों के संचित ज्ञान का लाभ उठाने वाले एकत्रित अभियान को देखते हुए उसने उनकी ओर देखा, और चेन जू ने उसे देखते हुए समझा, किसी ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट भारित स्पष्टता जो इसके नए अध्याय की मांग करने वाली हर चीज को आगे ले जाने के लिए वास्तव में पूरी तरह से तैयार थी। मुझे लगता है कि यह ठीक वही पल है जब हम ये खोज करते हैं कि क्या आपकी पीढ़ी ने जो कुछ भी बनाया था वो वास्तव में टिकने के लिए बनाया गया था, या क्या ये केवल उन खतरों के खिलाफ काम करता था जिनसे ये पहले से ही लड़ना जानता था। आगे अनिश्चितता के बावजूद वास्तविक बसे हुए कन्विक्शन के साथ चेन जू ने कहा, मेरा मानना है कि यह टिकने के लिए बनाया गया था, इसलिए नहीं कि मैं जानता हूं कि यह विशिष्ट खतरा कैसे हल होता है, इसलिए क्योंकि मैंने 60 वर्षों में देखा है कि इस गठबंधन के सिद्धांतों ने हर चीज से परीक्षण किए जाने पर क्या साबित करने में सक्षम किया है, एक आदमी की भारी क्रूरता से लेकर पूरी पीढ़ी की शांत संस्थागत आत्मसंतोष तक। मुझे लगता है कि यह वास्तव में जो भी है, ईमानदार सहयोग हमें सबसे अच्छा संभावित मौका देता है जो कोई भी दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। वे उभार के किनारे पर एक साथ खड़े हुए नीचे अजीब पल्सिंग घाटी को देख रहे थे। केवल ईमानदार विकल्प से बने गठबंधन की 3 पीढ़ियां अब एक ऐसे रहस्य का सामना कर रही थीं जो वास्तविक रूप से और पूरी तरह से एक ऐसे भविष्य से संबंधित था जिसका कोई भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन एक ऐसा जिसे चेन जू ने 81 वर्षों के संचित वजन और अनिश्चितता के बावजूद अचूक रूप से वास्तविक उम्मीद की तरह महसूस करने वाली चीज के साथ सामना करते हुए पाया। अध्याय 64 पुरानी किताबें क्या जानती थीं। अभियान 6 सप्ताह बाद अकादमी लौटा और अपने साथ क्रिस्टलीय विकास के नमूने, भ्रष्टता के मापे गए प्रसार के सावधान रिकॉर्ड और एक ऐसा प्रश्न लेकर आया जिसने गठबंधन के विद्वान संसाधनों को 1 वर्ष के अधिकांश समय तक व्यस्त रखा।
एक ऐसा प्रश्न जिसे वरिष्ठ परामर्श के रूप में अपनी निरंतर भूमिका से जांच को आगे बढ़ते हुए देख रहे चेन शू ने समझा। 60 साल पहले किले के पतन के बाद से गठबंधन ने जिसका सामना किया था, उसकी तुलना में काफी अधिक दांव को वहन किया था। जांच के लगभग 8 महीने बाद इतिहासकार वेन शू के वर्तमान उत्तराधिकारी ने एकत्रित परिषद को बताया, मेरा मानना है कि मुझे कुछ मिला है। यान बो नामक एक सावधान, व्यवस्थित विद्वान जिसने महाद्वीपीय अभिलेखागार के संचित ज्ञान को बनाए रखने और उसका विस्तार करने में अपने करियर का अधिकांश हिस्सा बिताया था। उन्हीं खंडित ऐतिहासिक स्रोतों के भीतर दबे हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले गुना के एक बार प्रयास किए गए अभिसरण कार्य कन्वर्जेंस वर्किंग का वर्णन किया था। एक अलग खाता, काफी पुराना, वर्णन करता है कि प्राचीन पाठ जिसे घाव वूंड कहता है, एक ऐसा फिनोमेनन जिसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताता है कि उसी अराजक युग के दौरान उत्पन्न हुआ जिसने अभिसरण कार्य के मूल डिजाइन का उत्पादन किया था। हालांकि खाते की खंडित प्रकृति दोनों के बीच सटीक संबंध को पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ स्थापित करना मुश्किल बनाती है। मेई लिन ने गठबंधन सेवा के अपने दशकों में हर संकट में लाई गई उसी केंद्रित, सावधान ध्यान के साथ आगे झुकते हुए पूछा, खाता वास्तव में क्या कहता है? यान बो ने समझाया, ये कि घाव खेती की ऊर्जा के प्राकृतिक क्रम में एक मौलिक आंसू का प्रतिनिधित्व करता है। खंडित स्रोतों के अनुसार गुना के अपने काम की तुलना में काफी अधिक महत्वाकांक्षी और काफी अधिक विनाशकारी प्रयास के कारण हुआ। एक प्राचीन कल्टीवेटर का एक ऐसे पैमाने पर शक्ति का उपयोग करने का प्रयास जिसे प्राकृतिक दुनिया खुद नहीं टिका सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप वह शक्ति नहीं मिली जिसकी उसने तलाश की थी, बल्कि एक स्थायी फैलने वाला टूटना हुआ जिसे ऐतिहासिक खाते में एक पूरी पीढ़ी के समन्वित प्रयास की आवश्यकता के रूप में वर्णित किया गया है ताकि अंततः इसे समाहित किया जा सके। हालांकि जीवित बचे लोगों के अनुसार कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सका। चेन शू ने इसे बढ़ते सावधान बेचैनी के साथ आत्मसात किया, सुनते हुए समझा कि यह प्राचीन मिसाल वास्तव में किस प्रकार के खतरे का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने धीरे से कहा, समाहित, हारा नहीं, हल किया नहीं, एक पूरी पीढ़ी के निरंतर समन्वित प्रयास से बस इसे और अधिक फैलने से रोका गया। यान बो ने पुष्टि करते हुए कहा, मेरा आकलन भी यही है और मेरा मानना है, स्रोत पर आपके अभियान ने जो देखा, गठन की जानबूझकर लगभग वास्तुकला संरचना को देखते हुए, कि हम ठीक उसी प्राचीन कंटेनमेंट प्रयास को देख सकते हैं जिसका ऐतिहासिक खाता वर्णन करता है, जो अपनी मूल निर्माण के बाद से सदियों से कमजोर या अस्थिर हो गया है, जिससे सफल यदि अधूरी कंटेनमेंट की बहुत लंबी अवधि के बाद भी घाव का प्रसार फिर से शुरू हो गया है। परिषद ने इस बात को एक ऐसे खतरे के विशिष्ट शांत वजन के साथ आत्मसात किया जो गठबंधन द्वारा पहले सामना किए गए हर खतरे के विपरीत सबसे गहरे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी उपलब्ध किसी भी साफ समाधान को नहीं वहन करता था। जीतने के लिए कोई युद्ध नहीं, या ईमानदारी से मुकाबला करने के लिए कोई विचारधारा नहीं, बल्कि दुनिया में ही एक मौलिक प्राचीन घाव जिसे जीत की नहीं बल्कि रोगी निरंतर पीढ़ीगत कंटेनमेंट की आवश्यकता थी। अपनी लीडरशिप के हर पिछले परीक्षण के माध्यम से उसे ले जाने वाले उसी बसे हुए कठिनाई से अर्जित संकल्प के साथ अंततः मेई लिन ने कहा, तो हम वही निर्माण करते हैं। यदि एक पूरी पीढ़ी ने एक बार इसे सफलतापूर्वक समाहित कर लिया था, भले ही केवल अस्थायी रूप से, मेरा मानना है कि यह गठबंधन मूल रूप से उस कंटेनमेंट को प्रबंधित करने वाली किसी भी सभ्यता की तुलना में काफी अधिक समन्वित और काफी अधिक लचीला, कुछ अधिक स्थायी निर्माण कर सकता है। इसके बाद आने वाली परियोजना, जो चेन शू के अपने जीवनकाल के शेष भाग और इसके अलावा काफी आगे तक फैली हुई थी, ने गठबंधन इतिहास के 6 दशकों द्वारा संचित हर संसाधन और हर पाठ का लाभ उठाया। विद्वान और गठन मास्टर्स घाव के किनारे के खंडहरों पर अभी भी प्राचीन कंटेनमेंट तकनीक को समझने और अंततः प्रतिकृति बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। गठबंधन सहयोग को उन क्षेत्रों और लोगों तक पहुंचाने के प्रयास जिन्हें गठबंधन को कभी भी सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, और इसके सभी के माध्यम से चलने वाला कुछ ऐसा निर्माण करने का रोगी पीढ़ीगत काम जिसे संस्थापक पीढ़ी के अपने सबसे कठिन पाठों ने उन्हें सिखाया था कि किसी भी एकल निर्णायक जीत की तुलना में अधिक मायने रखता है। एक ऐसी संस्था जो वास्तव में किसी भी व्यक्तिगत जीवन को पछाड़ने में सक्षम है, किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा या एक पीढ़ी के बलिदान द्वारा बनाए रखने के बजाय हर उस व्यक्ति के संचित ईमानदार सहयोग द्वारा बनाए रखा जाता है जो जानबूझकर काम को आगे बढ़ाने के लिए चुनता है। चेन शू कंटेनमेंट प्रयास के पूरा होने को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। वो 93 वर्ष की आयु में उसी मामूली घर में निधन हो गए जिसे उन्होंने और बाय लिंग ने 60 वर्षों से अधिक समय तक साझा किया था। एक ऐसे परिवार की 3 पीढ़ियों से घिरे हुए थे जिन्हें पूरी तरह से उन विकल्पों से बनाया गया था जिनकी किसी भी कहानी ने उनसे कभी मांग नहीं की थी। अंत में
बाय लिंग उनके बगल में थी, उनका हाथ उनके हाथ में था। जिस तरह से यह 6 दशकों से अधिक समय से था, वही स्थिर अटूट उपस्थिति जिसने एक जलते हुए पहाड़ से हर असंभव रात के माध्यम से उनका नेतृत्व किया था। एक जीवन काल पहले अपनी अंतिम दिनों में उम्र के कारण कमजोर हुई, लेकिन उनकी आवाज, लेकिन उनका दिमाग, जैसा कि बाय लिंग बाद में अपने पोते पोतियों को बताएंगी, उतना ही स्पष्ट और ईमानदार था जितना कभी था। उन्होंने उससे कहा, मैं उस पहली रात के बारे में सोचता रहता हूं। मैं यह निश्चित होकर जागा था कि मैं एक वाक्य होने जा रहा हूं, भुला दिए जाने के लिए एक पंक्ति। उन्होंने उसकी ओर देखा, उन दोनों के आसपास एकत्रित परिवार की ओर, एक ऐसे गठबंधन की ओर जो एक पूरे जीवन काल में कुछ वास्तविक रूप से स्थायी में विकसित हो चुका था। मुझे लगता है कि मैं अंततः पूरी तरह से समझ गया हूं कि मुझे इसके बारे में कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैंने जो विकल्प चुने उन्होंने इसकी गारंटी दी, इसलिए क्योंकि ईमानदारी से चुनना उन लोगों के साथ जिन्होंने इसे मेरे साथ चुना, वो हमेशा से वास्तविक उत्तर था, हमेशा से। बाय लिंग ने 60 वर्षों की वास्तविक साझेदारी की विशिष्ट बसी हुई शांति को अपनी आवाज में लाते हुए कोमलता से कहा, मैं जानती हूं, मैं इसे पगडंडी पर पहली बार रात से जानती हूं, जब मैंने आपको ये तय करते हुए देखा था कि प्रशिक्षण के मैदान एक जाल थे, और वैसे भी आप पर भरोसा करने का विकल्प चुना था। आप कभी भी एक वाक्य नहीं होने जा रहे थे, चेन शू। एक बार जब आपने उस पहली असंभव सुबह अपने अलावा किसी और के लिए मायने रखने का फैसला कर लिया, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो शांति से निधन हो गए, हर उस व्यक्ति से घिरे हुए जिन्होंने जीवन भर उनके साथ कुछ निर्माण करने का विकल्प चुना था, और इतिहासकार यानबो का उनके निधन का खाता, जिसे वेन शू ने आधी सदी पहले शुरू किए गए चल रहे ईमानदार रिकॉर्ड में जोड़ा गया था, किसी अंत के साथ बंद नहीं हुआ, बल्कि उसी सिद्धांत के साथ बंद हुआ जिसने इसके पहले ईमानदार पृष्ठ से खाते के हर अध्याय को परिभाषित किया था। अंतिम प्रविष्टि में पढ़ा गया काम उन सभी लोगों के हाथों में जारी है जो हर दिन इसे आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं। लिन फेंग, चेन शू कभी भी कहानी का अंत नहीं था। वह केवल एक ऐसी कहानी में पहला ईमानदार विकल्प था जो कभी भी लिखना बंद नहीं करती है। एक समय में एक पीढ़ी, एक ईमानदार निर्णय। तो दोस्तों, अगर ये दास्तान आपको पसंद आए हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।